नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग भारत में फाहियान द्वारा किए गए यात्रा विवरण के विषय में देख रहे हैं और इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम लोग एक ऐसे स्थान की चर्चा करेंगे जहां पर जाने के बाद फाहियान ने बहुत कुछ देखा था और वह पूर्व मध्यकाल में अत्यंत प्रसिद्ध स्थान था। उस स्थान के लिए 3 राजवंशों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों ने मिलकर के त्रिपक्षीय या त्रिवंशीय संघर्ष किया था और उस स्थान का नाम है कान्यकुब्ज, कन्नौज या महोदयपुर। जी हाँ, ये तीनों नाम कन्नौज के ही हैं और इसी स्थान के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि फाहियान ने कौन कौन सी चीजें कान्यकुब्ज में देखी थी, क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए और फाहियान के समय में कन्नौज कैसा दिखता था। इन सब विषय में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम आप सभी जानते हैं, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। इसके लेखक फाहियान हैं, अनुवादक जगन मोहन वर्मा है, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा है सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। कई लोगों ने यह कहा मुझसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत विवरणों को हम सही नहीं मान सकते। इस विषय में मेरा ये कहना है कि हम किसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को तब तक सत्य ना माने जब तक हम उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ना कर लें। मैंने कई सारे संदर्भों को क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखा है, जिससे यह लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो काम किया है वो सत्यता के बहुत करीब है। वो बात अलग की है कि दक्षिणपंथी इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे विद्वानों को एक अच्छा इतिहासकार संभवतः नहीं मानते और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को भी सत्य नहीं मानते। लेकिन जो प्रमाण है यदि वो सत्यता के करीब जाता है तो वो चाहे वामपंथी इतिहासकार हो या दक्षिणपंथी इतिहासकार हो, हमें सबके मतों को स्वीकार करना चाहिए। इसी क्रम में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, प्रोफेसर बिलास खरात, डॉक्टर नवल वियोगी जैसे इतिहासकारों के संदर्भों को कहीं ना कहीं सही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को ध्यान में रख करके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं और अपने निष्कर्ष का प्रतिपादन किया है। फाहियान ने लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी और यह समय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का था। वह बताता है कि विक्रमादित्य एक सत्यनिष्ठ बौद्ध था। यह परिमार्जित संस्करण है। पुस्तक के 18वें खंड में कान्यकुब्ज के विषय में फाहियान बताते हैं और फाहियान क्या क्या बताते हैं इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। फाहियान ने नाग विहार में वर्षावास बिताया। तो नाग नाम का जो विहार है वहां पर फाहियान ने वर्षावास किया था। वर्षावास व्यतीत कर दक्षिण पूर्व दिशा में 7 योजन चलकर कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज नगर में पहुंचे। तो यहाँ जब वर्षावास उन्होंने व्यतीत कर लिया तो वो अपनी यात्रा के क्रम में दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 7 योजन चले, जिसके पश्चात उनको कान्यकुब्ज जो वर्तमान कन्नौज है वह नगर मिला। वहां पहुंचने के बाद वो क्या बताते हैं कि यह नगर गंगा के किनारे स्थित है। मतलब जो कान्यकुब्ज है, जो कन्नौज है, वो गंगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध शहर था। यहाँ पर 2 संघाराम मौजूद हैं। तो वहां जाने के बाद फाहियान ने देखा कि उनके समय में वहां पर 2 संघाराम बौद्ध महाविहार मौजूद थे। दोनों हीयानी अनुयायियों के हैं। तो ये जो हीयान अनुयायी हैं ये दरअसल थेरवादी कहलाते हैं। थेरवादी और थेरी गाथा, थेर गाथा हम लोग जानते हैं, थेरावली हम लोग जानते हैं, जिसको बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने लिखा हुआ है, संकलित किया हुआ है। तो ऐसे ही हीयानियों के या थेरवादियों के 2 संघाराम कान्यकुब्ज में दिखाई दिए।
नगर से पश्चिम में 7 ली पर गंगा के किनारे भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों भिक्षुओं को उपदेश किया था। तो फाहियान को बताते हैं वहां के भिक्षु कि ये जो नगर है, यहाँ से पश्चिम लगभग 7 ली चलने के पश्चात गंगा नदी के किनारे तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश किया था। वहां पर उन्होंने धम्म की देशना दी थी। कहते हैं उपदेश था दुख सुख की क्षणिकता और जीवन को पानी के बबूले व फेन के सदृश होने पर। तो भिक्षु बताते हैं कि तथागत ने जो उपदेश दिया था वह उपदेश विशेष रूप से दुख सुख की क्षणिकता, मतलब जो दुख है या सुख है वो दोनों क्षणिक है। पल भर में व्यक्ति दुखी हो जाता है और पल भर में सुखी हो जाता है या अति प्रसन्न हो जाता है। तो इसी क्रम में तथागत बताते हैं कि जो जीवन है वो पानी के बबूले व फेन, दूध में फेन आता है उसके सदृश है, मतलब कि सब कुछ क्षणिक है। ऐश्वर्य आराम भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है और जो सुख के आयाम है वो सभी क्षणिक हैं। इस तरीके से इस स्थान पर धम्म स्तूप बनवाया गया था। तो फाहियान बताते हैं कि उस स्थान पर धम्म स्तूप बनवाया गया था जो कि अब तक वहां पर विद्यमान है। मतलब ज्यादातर जगहों पर जाने के बाद फाहियान को ऐसे ऐसे धम्म स्तूप दिखाई दिए जो तथागत के समय से बने हुए थे और बाद में चलते हुए गुप्त काल तक उनका स्वरूप लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा था। और भिक्षु इस संदर्भ में फाहियान की सहायता कर रहे थे और फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में एक एक घटनाओं को लिखते चले जा रहे थे। अब आगे फाहियान बताते हैं कि गंगा के पार 3 योजन दक्षिण चलकर आले नामक एक गांव में पहुंचे। आले के विषय में यहाँ दिया हुआ है, आरण्य पूर्व में एक जंगल था। फाहियान के समय वहां एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी। तो विद्वानों ने बताया कि आरण्य जो है वो पहले एक जंगल था और फाहियान के समय में वहां एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। उसी के विषय में फाहियान बताते हैं कि गंगा के पार 3 योजन दक्षिण चलकर आले नामक एक गांव में पहुंचे। इस स्थान पर तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धम्मोपदेश किया था, संक्रमण किया था और बैठे थे। यहाँ भी स्तूप बना हुआ है। तो तथागत ने जहां बैठ करके धम्मोपदेश दिया, जहां पर संक्रमण किया और जहां पर वो प्रायः ध्यान लगाया करते थे, ऐसे स्थलों पर भी धम्म स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि फाहियान के समय में या गुप्त काल में बहुत सारे धम्म स्तूप भारत के कोने कोने में बने हुए थे, जिनको देखने के बाद फाहियान ने आश्चर्य व्यक्त किया था और यह कहा था अंत में कि मेरा बुद्ध भूमि, तथागत की भूमि पर आना सफल हुआ और नालंदा में जाकर के वो विद्या अध्ययन भी करते हैं। हम लोग आने वाली कड़ी में फाहियान द्वारा उनके यात्रा विवरण के विषय में चर्चा करेंगे और कहां पर वो गए, उन महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।